नमस्कार। स्त्री दर्पण के मंच पर आप सबका पुनः स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर यानी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। आर्थराइटिस जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में गठिया या जोड़ों के दर्द के नाम से जानते हैं। और यूँ कहें तो आर्थराइटिस इज एन अम्ब्रेला टर्म which is used for more than 200 diseases that come under rheumatic and musculoskeletal ailments। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं डॉक्टर उमा कुमार और हम आर्थराइटिस को महिलाओं के संदर्भ में बात करने वाले हैं क्योंकि स्त्री दर्पण का मंच है ये। और उमा कुमार के बारे में आपको बता दें, शी इज द फाउंडिंग मेंबर एंड एचओडी at the Department of Rheumatology at AIIMS, and she has been there for more than 25 years now. And she has also, visited far-flung and rural areas to create awareness about arthritis in particular and health in general. आपकी पैदाइश लखनऊ की है और आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहाँ से हासिल किया है और कई सारे पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं आप। You have received the Gem of India Award for academic excellence and many other international scholarships from countries like Australia, Japan, Austria, Spain, and you have also been given the National Award for Outstanding Effort in Science and Technology Communication in 2020 by the Honorable President of India. You have also been quite active in the pandemic period last year and this year, and you have donated generously to the Prime Minister's Care Fund. Uh, the list of your credentials go on, but we will come to the topic. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले नमस्कार, और आप व्यस्तताओं के बावजूद आप समय निकाल कर आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले डॉक्टर कुमार, हमारी जिज्ञासा या किसी की भी सबसे पहले यही है, यूँ तो हमें यूँ लगता है कि आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो शायद एक उम्र के बाद ही हमें छूती है। तो हमारा पहला प्रश्न या हमारी पहली बातचीत जो शुरुआत हम इससे ऐसे करना चाहेंगे कि हम समझना चाहेंगे कि आर्थराइटिस क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, क्या चीज़ें हैं, कितनी तरह के का आर्थराइटिस होता है और क्या ये सिर्फ एक उम्र के बाद ही हमें सता सकती है या पहले भी दस्तक दे सकती है? इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा करेक्शन है कि मेरा जो जन्म है वो मुगल सराय में हुआ है, जो से अब किसी नाम दीनदयाल उपाध्याय कहा जाता है। हाँ। तो और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाएगा। और इसका मकसद ही ये होता है कि इन सब बीमारियों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना लोगों में। और जैसा कि आपने कहा कि आर्थराइटिस या गठिया होता क्या है, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों के आसपास लालिमा का हो जाना, सुबह सो के उठने के बाद जकड़न बनी रहना जो कि 30 मिनट तक से ज़्यादा रह सकती है, और अगर इसका इलाज नहीं किया जाता टाइम रहते तो टेढ़ापन आ जाता है। तो इसको तो हम आम भाषा में गठिया कह देते हैं, लेकिन लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गठिया एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, जिसमें करीब 200 प्रकार की बीमारियां आती हैं। अगर मैं कुछ बीमारियों के नाम लूँ, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस की बीमारी है, स्क्लेरोडर्मा है, आँखों में आँसू ख़त्म हो जाते हैं, उसे हम शोग्रेन सिंड्रोम कह देते हैं, वैस्कुलाइटिस है। ऐसे ही लोग जानते हैं जो स्पॉन्डिलाइटिस या फिर स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस हम उसे कह देते हैं, जो बच्चों में, लड़कों में ज़्यादा कॉमनली मिलती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो उम्र दराज गठिया है, जो बुज़ुर्गों में कहा जाता था पहले पाई जाती है, लेकिन आजकल वो यंग एज में भी देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके अलावा इन्फेक्शंस होते हैं, मेलिग्नेंसीज होते हैं, यानी कि कैंसर, जो आर्थराइटिस से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक लंबी लंबी लिस्ट है गठिया के वजहों की। इस बीमारी की वजह से ये गठिया हो रहा है, आर्थराइटिस हो रही है, उसके लक्षण साथ में होते हैं। सिर्फ जोड़ों तक ही ये बीमारी कन्फाइंड नहीं होती, इसमें बॉडी के अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो किडनीज हो, चाहे वो लंग हो, इंटेस्टीन्स हो, या फिर हमारा दिमाग हो। तो कोई भी
शरीर का अंग इस बीमारी से साथ साथ प्रभावित हो सकता है। और ये बीमारी जिन लोगों को होती है, जो पर्टिकुलर टाइप की इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, उसमें अगर सूजन बनी रहती है शरीर में, तो और तरह की बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, लकवा जिसे स्ट्रोक कहते हैं, इस तरह के बीमारी होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो एक बीमारी गठिया सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता। जोड़ों में दर्द की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। और अगर कुछ करें हम अपनी महिलाओं के संदर्भ में तो अगर आंकड़ों की माने तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये शिकायत आर्थराइटिस या जॉइंट पेन की शिकायत ज़्यादा पाई गई है। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या टेंडेंसीज है जो औरतों में पहले ही देखी जा सकती है या जिसके लिए हम पहले से सचेत रह सकते हैं? देखिए, ये बात भी बिल्कुल सच है, महिलाओं में गठिया की समस्या ज़्यादा होती है। और कुछ प्रकार की गठियाओं को छोड़ के, जैसे गाउटी आर्थराइटिस है, जिसे हम गाउट कह देते हैं ना, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और जितनी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जिसमें क्लासिकल एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्यों महिलाओं में ज़्यादा मिलती है? क्योंकि जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डिसाइड करते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। और आप को ये पता होगा कि जो महिलाएं हैं उनमें डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा रोबस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब यही इम्यूनिटी अपने खुद के शरीर के प्रोटीन्स या सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, जिसे हम ऑटो इम्यूनिटी कह देते हैं, तो भी वो ज़्यादा अफेक्ट करती है महिलाओं को। इसके अलावा जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ये भी डिसाइड करते हैं इम्यूनिटी को। तो इसी वजह से महिलाओं में जो गठिया की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसीज की, वो ज़्यादा मिलती है। फिर आपने देखा होगा जो घर में काम करने का तरीका है, फ्लोर क्लीन करना, झाड़ू लगाना, इवन कुछ खाना बनाना भी, खड़े होके बहुत देर तक खाना बनाना, या फिर पूजा करना, आलती-पालती मार के बहुत देर तक बैठे रहना। तो उनको जो दूसरी प्रकार की डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है, जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कह देते हैं, जिसमें स्पेशली घुटनों पर असर आता है, तो वो भी महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो तो इसमें क्या जैसे कामकाजी महिलाएं वर्किंग भी है, जो मैनुअल लेबर नहीं, जो आजकल जो हमारे जो हमारा लाइफस्टाइल है, मोस्टली हम जो कंप्यूटर पे और घर जो करते हैं, तो और उनमें और अगर हम तुलना करें गांव की महिलाओं में जो मैनुअल वर्क ज़्यादा करती हैं, जैसे अब आपने कहा ज़्यादातर अब अगर घुटने के बल बैठ कर भी अगर वो पूजा ही कर रही हैं तो उससे भी हो सकता है। तो इन दोनों में क्या कैसी टेंडेंसीज देखेंगे? अगर हम अर्बन और रूरल विमेन की बात करें, दोनों के लाइफस्टाइल अलग हैं, तो उनमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा दे सकती हैं? किस चीज़ों से हम बचें ताकि हमें ये बीमारी ना हो? देखिए, पहले मैं अर्बन वुमेन की बात करूँगी, तो उनकी जो लाइफ़स्टाइल है वो थोड़ी डिफरेंट है रूरल वुमेन से। दूसरा, जो अर्बन फीमेल्स हैं, वो उनका जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वो कम है कंपैरिज़न टू जो रूरल वुमेन है। तो और जो खान-पान है, वो भी बहुत डिफरेंट है। तो अगर इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलें, तो जो एक अर्बन वुमन है, वो थोड़ी, कहना चाहिए, बहुत सफ़िस्टिकेशन में जो चीज़ें रहना, सनस्क्रीन लगाना, धूप में बहुत देर तक नहीं जाना, और जो वर्किंग वुमेन है, वो बहुत देर तक एक जगह बैठ के काम करना। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से कुछ बीमारियाँ उनमें ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि बैक एक हो रहा है, कमर में बहुत दर्द होना, या फिर अगर वो कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे आपने देखा कि कोविड में एक नई तरीके की जीवन शैली हो गई है, वर्क फ्रॉम होम। तो एक जगह, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो, तो बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से, और वज़न भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कहना चाहिए वज़न बढ़ने से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा, नी पे दर्द होने का खतरा,
और चेयर पे बैठे हुए हैं और चेयर अगर ठीक नहीं है या फिर टेबल की हाइट ठीक नहीं है जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उसकी वजह से रिस्ट में पेन होना, माउस पे पकड़ के बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो परेशानियां हैं, इस तरह की दर्दें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। और जो खान पान है उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो उसकी वजह से भी कुछ दर्दें वगैरह हो जाती हैं। जहाँ तक बात है रूरल वुमेन की, तो वो फिजिकली देखा जाए तो ज़्यादा रोबस्ट हैं इन कंपैरिजन टू अर्बन वुमेन। और उनका जो एक कहना चाहिए, एक होता है ना पेन को इग्नोर करना, कि थोड़ी सी वो उनकी टॉलरेंस ज़्यादा है, तो वो जो इनिशियल स्टेजेस में इन सब आ नहीं पाती हैं। दूसरी एक चीज़ जैसे बताया कि जो कमर में दर्द होता है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जिसकी वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या वजन जिनको बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है और वो ठीक उनका पोस्चर नहीं है वजन उठाने का, या फिर कुछ ऐसी विमेन रिलेटेड इलनेसेस होती हैं। कुछ लोगों को सिजेरियन सेक्शन हुआ, उसके बाद दर्द शुरू हो गई कमर में। कुछ लोगों को विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से पेल्विक ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो भी उनको बैक में पेन हो जाता है, जो कि करेक्टेबल होता है, ठीक हो जाता है अगर सही समय पर उसका इलाज किया जाए तो। अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो एक तो क्या होता है, विमेन इन जनरल हम अपने हेल्थ को उतना सीरियसली नहीं लेते। हम पूरे परिवार का तो ध्यान रखते हैं, पर जब खुद की बात आती है तो हम ध्यान नहीं रखते। तो जैसे कि आप ने गांव में भी जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह किया है, तो इसमें आर्थराइटिस ही नहीं है, ऐसे भी बीमारियों को लेकर हम औरतें ज़रा सुस्त भी होती हैं। तो हम अवेयरनेस में हमने क्या-क्या कदम, या सरकारें हमारी क्या कदम चल रही है, क्या मुहिम चल रही है जिससे हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं? और क्या ऐसे कोई सिस्टम है जो क्योंकि अगर हम कहें तो र्यूमेटोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर हॉस्पिटल में भी नहीं है, देश में तो शायद कम ही है। तो क्या सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या क्या काम हो रहा है जिससे हम इस बारे में, चाहे वो अर्बन तो चलो सोशल मीडिया भी है, तो रूरल वुमेन तक इस बारे में अवेयरनेस ज़्यादा फैलाई जा सके? क्योंकि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, मेनली इसका पर्पस यही है कि अवेयरनेस जो है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हुए थे। देखती हूँ जितने मुझे याद हैं और उनका जवाब मैं दे पाती हूँ। तो देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ के लिए हम सरकारों पर डिपेंड नहीं कर सकते। और जो एक पढ़ा लिखा तबका है जिनको इन सब बातों की जानकारी है, तो ये एक चेन चलनी चाहिए कि जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये चीज़ें दूसरे लोगों को पता चलेंगी, वो कुछ सीखेंगे, वहाँ से आगे बढ़ेंगी बातें। और जो घर की जो विमेन हैं, उनको खुद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और आपने एक चीज़ देखी होगी जो मैंने कुछ लोगों से बात करके महसूस की, इवन जो कोविड का टीका भी लगना है तो उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने घर के जो मेल्स थे उनको आगे किया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं लगवाया, तो उन्होंने कहा कि अगर इनको कोई परेशानी हो जाती तो कौन देखता, तो पहले तो वो पीछे उसमें भी हो गई। ये अच्छी बात है कि हम अ, अपने साथ-साथ अपने परिवार, समाज सबको साथ रख के चलती हैं। और अ, हम ये सोचती हैं कि हम और सही मायने में ये काम तो हम वुमेन ही कर सकती हैं, ये भी सच है। तो लेकिन इसके साथ-साथ जब अगर घर की जो लेडी है, जो औरत है, वो अगर स्वस्थ रहेगी, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और एक चीज़ ये है कि जानकारी अगर महिलाओं में ज़्यादा होगी, चाहे वो खान-पान से रिलेटेड हो, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड हो, तो वो उस चीज़ को पूरे परिवार पे अप्लाई करती है, तो वो परिवार अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो घर की विमेन है उनको टारगेट किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए। और वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को उन चीज़ों के लिए मना ही लेती हैं जो परिवार के लिए चीज़ें सही साबित होती हैं। तो ऐसे अर्ली सिम्पटम्स या अर्ली साइंस हम किसे कह सकते हैं? जैसे ऑब्वियसली डायग्नोसिस तो डॉक्टर ही करेंगे, कि जिससे हमें सचेत हो जाना है कि हमें आर्थराइटिस हो सकती है या ये दिस इज समथिंग सीरियस। तो ऐसे क्या लक्षण, क्या टेंडेंसीज हमारी बॉडी में दिखने लगे जो हम हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि वी नीड टू सी अ डॉक्टर नाउ?
देखिए, एक आध बार तो कमर में दर्द या जोड़ों में दर्द किसी को भी हो सकता है, राइट? लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करनी। लेकिन अगर किसी को कॉन्टिन्यूअसली जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जो मैंने सिम्पटम्स बताए कि सूजन आ जाती है, जकड़न हो जाती है, सुबह सो के उठते हैं तो बहुत स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में। इसके अलावा और लक्षण जैसे कि आँखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, यानी कि जो सलाइवा है, लार बननी कम हो गई है। साँस फूलने लगी है, बुखार आने लगा है, शरीर पे चकत्ते आ रहे हैं और यहाँ तक कि जो विमेन में जो रिकरेंट अबॉर्शन की समस्या है, वो भी एक प्रकार की आर्थराइटिस का लक्षण हो सकती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हेमॉप्टिसिस होना यानी कि मुँह से खून का आना, इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी फेल हो जाना। इस तरह से डिपेंड करता है कि जोड़ों के साथ-साथ उस बीमारी ने कितने ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया है, उसी के हिसाब से लक्षण आते हैं। तो किसी भी इंसान को अगर पर्सिस्टेंटली सिम्पटम हो रहे हैं जॉइंट पेन के और जो स्टिफनेस है वो मोर देन 30 मिनट्स लास्ट कर रही है और या फिर पूरे दिन बनी रहती है, तो फिर ज़रूर डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि रूमेटोलॉजी या रूमेटोलॉजिस्ट ना तो लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी है और ना इतने विशेषज्ञ अवेलेबल हैं। रूमेटोलॉजी जो है वो एक बडिंग स्पेशलिटी है जो अभी भी इवॉल्व हो रही है इंडिया में। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत आती है तो फ़िज़िशियन के पास जाएँ, जो इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास जाएँ। अगर वो कहीं ज़रूरी समझेंगे कि इस मरीज़ को अब रूमेटोलॉजिस्ट को रेफ़र करना है, तो वहाँ से वो रेफ़र करेंगे। तो लेकिन इसलिए कि यहाँ तो कोई रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है, हम उन्हीं को दिखाएँगे करके अपनी बीमारी बढ़ाएँ ना। और ये ना सोचें कि जोड़ों से संबंधित ये बीमारी है, तो इसको ऑर्थोपेडिक सर्जन देखेगा, यानी जो हड्डी के डॉक्टर हैं वो ट्रीट करेंगे। इस तरह की बीमारियों का जो इलाज है वो मेडिकल होता है, तो ये आप फिजिशियन के पास जाना चाहिए ना, या बच्चों में अगर है तो पीडियाट्रिशियन के पास में जाना चाहिए, ना कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के। तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है हमारा, लाइक कि हमें जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है कि कभी कभी क्या होता है अगर दर्द होता है तो सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, या फिर हमारे अल्टरनेट मेडिसिन भी हैं, तो हाउ रिलायबल आर दे, आई मीन आयुर्वेदिक भी है और बहुत सारी भी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम। तो मतलब क्योंकि हम जोड़ों के दर्द जब तक वो बहुत कोई भीषण समस्या ना हो जाए, हम उसको सिर्फ एक दर्द के रूप में पेन किलर्स ले लिया कभी, तो आई होप, आई थिंक दे आर हार्मफुल, वो शायद हमें उससे बचना चाहिए कि हम खुद ही सेल्फ मेडिकेट ना करें। जी। और मैम प्लीज। 2 चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ, ना तो सेल्फ इन्वेस्टिगेट करें, ना सेल्फ मेडिकेट करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं तो कुछ लक्षण हो सकता है वो किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हों और आपने कोई दवा ले ली, उससे वो कुछ वक़्त के लिए वो चीज़ तो दब गई और बाद में बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई, खड़ी हो गई। और दूसरी चीज़ जो कहती हूँ कि सेल्फ इन्वेस्टिगेट ना करें, उससे क्या होता है, मैं एक चीज़ बहुत हाइलाइट करना चाहूँगी कि जो रूमेटोलॉजी की स्पेशलिटी है ना, या जितनी ये गठिया होती हैं, इसके कोई डायग्नोस्टिक मार्कर नहीं होते। मतलब आज अगर आप मुझसे पूछें कि क्या किसी को आर्थराइटिस है तो कौन-सा एक ऐसा टेस्ट करा लें जिससे कि डायग्नोसिस हो जाए, तो मेरा जवाब नहीं में होगा। तो कोई ये सब सरोगेट मार्कर्स होते हैं, जो रूमेटोलॉजी की या रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस होती है, वो जो गुड हिस्ट्री टेकिंग हम कहते हैं, जहाँ मरीज़ से खूब बात करके सारी उसकी जानकारी हासिल करना, डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन करना, अच्छे से पेशेंट को एग्ज़ामिन करना, ये नहीं कि हाँ, तुम कैसे हो, क्या हो, अच्छा दर्द होता है, कौन से जोड़ में होता है, नॉट लाइक दैट। नहीं पेशेंट बता रहा है तो भी डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन करके 95% टाइम्स डायग्नोसिस बन जाती है। तो जो बचा-खुचा 5% है, तो जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, चाहे वो बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हों या बहुत हाई-फाई इन्वेस्टिगेशंस हों, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम इन्वेस्टिगेशन कराते इसलिए हैं, क्योंकि ये चीज़ देखनी होती है कि बीमारी में के लिए कुछ सरोगेट मार्कर्स हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर है, एएनए का टेस्ट है, एंका है, या कोई HLA-B27 है, डिपेंडिंग कि वो पेशेंट में हम क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उसके ब्लड टेस्ट और कराए जाते हैं ये देखने के लिए कि किसी ऑर्गन पे तो असर नहीं है बीमारी का।
और कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, या कुछ और ऐसी चीज़ें जो बढ़ी हुई तो नहीं है ब्लड में, क्योंकि जब दवाएं हम शुरू करेंगे तो एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और क्योंकि दवाओं के भी अपने गलत असर आ सकते हैं पेशेंट में, तो अगर हमारे पास बेसलाइन डेटा नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट कर रही थी या फिर दवा दवा का साइड इफेक्ट है। और फिर आपने कहा कि जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनका क्या रोल है। देखिए इंडिया में एक स्टडी के मुताबिक जब अगर किसी को परेशानी होती है तो 30 to 40% लोग जो हैं उनका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उनके लोकल हीलर्स या लोकल जो लोग होते हैं उनके पास होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी किसी पैथी के बारे में कि ये पैथी यूज़लेस है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें डेटा जनरेशन की और बात कर रहे हैं हम सीरियस प्रकार के बीमारियों की, हम छोटा-मोटा वायरल फ़ीवर या फ्लू इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो उन केसेज़ में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे या जो पेशेंट है उसकी ये उम्मीद होगी कि बीमारी का डायग्नोसिस हो जाए और उसका इलाज हो जाए। लेकिन जो साइंटिफिक डेटा है आज की डेट में वो मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट ही अवेलेबल है। जो हमारे आयुर्वेदा जो इतने सालों से इंडिया में इसकी एक अपनी जगह है और बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक कहना चाहिए कि उस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन आजकल इस बात पे बहुत फोकस हो रहा है और जैसे जैसे ये डेटा आता जाएगा तो ये बहुत हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जो आप जिनके पास जा रहे हैं वो ट्रेन्ड आयुर्वेदिक फिजिशियन है या नहीं है, ये भी तो ज़रूरी है। और नेचुरोपैथी भी आजकल खासकर पैंडेमिक के दौरान भी लोग दवाइयों से इतना डर गए हैं। एक वेस्टर्न एलोपैथी के लिए भी और इन जनरल भी एक फियर्स साइकोसिस टाइप सा भी है, तो लोग नेचुरोपैथी की ओर भी काफी झुक रहे, खासकर ये जो दर्द हो गया या कुछ वैसा जो सीरियस लाइफ एंडेंजरिंग डिजीजेस नहीं होते, जो इमीडिएट डेंजर नहीं है आपके लाइफ को। So naturopathy and there have been positive news around it as well, because naturopathy is more about lifestyle. It's like food, diet. जितनी मेरी समझ है मैंने भी किया है एक छोटा मोटा कोर्स। I mean I took naturopathy camp. So how much I hope this is treatable. I mean curable ailment, curable होना चाहिए। I hope so. देखिए जो आर्थराइटिस है और बहुत प्रकार के जो आर्थराइटिस हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं या फिर कोई पैरामेलिग्नेंट कंडीशन है या फिर इन्फेक्शन है। तो जो इन्फेक्शन की वजह से आर्थराइटिस होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लाइक ट्यूबरक्लोसिस में आर्थराइटिस हो सकती है, और गट इन्फेक्शन हो गया तो आर्थराइटिस हो सकती है, क्यूटेनियस स्किन इन्फेक्शन हो गया तो आर्थराइटिस हो सकती है, जॉइंट का पर से इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें आर्थराइटिस होती है। तो वो तो ट्रीटेबल हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, राइट। लेकिन और ट्रीटेबल हैं और कुछ ख़त्म भी हो जाते हैं फॉर लाइफ टाइम कि ट्यूबरक्लोसिस जॉइंट की हुई, आपने ट्रीट कर दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप है आर्थराइटिस का जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ऑल ट्रीटेबल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज़ किसी को हो गई तो वो डायबिटीज़ की दवाएं खाता है, थोड़ी बहुत है तो डाइट कंट्रोल से हो जाती है, और बढ़ती है बिल्कुल ब्लड शुगर तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो ज़िंदगी भर पड़ती है। हाइपरटेंशन हुआ तो ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं हाइपरटेंशन की, और दवाइयाँ खाते हुए पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसको उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। सिमिलरली जो आर्थराइटिस है उसमें हम आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस बिल्कुल रेमिशन में चली जाती है, यानी कि दूसरा कह ही नहीं सकता कि इस पर्सन को आर्थराइटिस भी है, वो इतनी ठीक हो जाती है, पेन्स ही नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो और एक विंडो पीरियड होती है ट्रीटमेंट की कि अगर उस समय मरीज आ गया तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो डिफॉर्मिटी डेवलप करेगा। जैसे पहले के जो मरीज आते हैं आप देखें 20 साल 25 साल पहले जिनको आर्थराइटिस हुई, 25 साल पहले वालों में जो डिफॉर्मिटी मिलते थे, एक बीमारी होती है स्क्लेरोडर्मा, उसमें उंगलियां गल जाती हैं, गैंग्रीन हो जाती है, तो वो इतनी ज़्यादा देखने को मिलती थी जब मैं आई थी एम्स में, 25 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ। और आज की डेट में वो ऐसे देखने को नहीं मिलता। अवेयरनेस भी बढ़ी है, जो ड्रग्स की एक लिस्ट है वो भी बढ़ी है, तो इस करके बहुत कंट्रोल में आई हैं ये बीमारियां।
होता क्या है कि जब जो सीरियस बीमारी है ना, छोटे मोटे घर में ऐसा होता था, हम सब ने देखा है कि किसी को जुकाम खांसी हो गया, पेट में थोड़ा दर्द हो गया, या कोई लूज मोशंस हो गए, कुछ भी हो गया, तो जो घर के नुस्खे होते थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सब चीज़ें होती थी, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, और उससे आराम भी मिलता है। और जो आप कह रही थी, बीमारी ना होने देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट अच्छी हो, आपकी जीवन शैली अच्छी हो। जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा आप कह रही थी कि हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूरी एक, कहना चाहिए कि अच्छी जीवन शैली बहुत ज़रूरी है बीमारियों से बचने के लिए। जैसे कहते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है फॉर आर्थराइटिस। मेलिग्नेंसी के लिए तो है ही, सब जानते हैं। फेफड़े खराब होते हैं, सब जानते हैं, बट कितने लोग जानते हैं कि इससे ऑटो इम्यून बीमारियां भी होती हैं, और इसका हार्डकोर डेटा अवेलेबल है। मतलब हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि शायद हो सकता है, ये कंफर्म्ड है कि ऐसा होता है। और जो लोग स्मोकर होते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, उनमें दवाओं का असर भी कम आता है। तो इसलिए आज जिस युग में हम रह रहे हैं, वहाँ पे एक होलिस्टिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी पता होने की ज़रूरत है, क्या वो किसी भी पैथी से हो वो पर्सन की, और एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है कि किस लिमिट तक जाना है, कहाँ तक जाना है, और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज, योगा, जो लाइक जो अपने घर पे हम ज़्यादा रहते हैं, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, ऐसे भी हम वर्किंग पीपल भी घर पे ही रहते हैं, समथिंग बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आहार तो है ही, तो है ही, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कौन से पर्टिकुलर, क्योंकि बताने की जरूरत, जानते कभी कभी हम सब कुछ है, लेकिन बताने की, बार बार बताने की जरूरत होती है। तो कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चेंज, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइजेस दैट वी कैन डू एट होम, जैसे बैठे ही हैं या कभी पैर इधर उधर हिला लिया, कुछ जो हम घर पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि सुनने के बाद भी जब तक तकलीफ बहुत बढ़ नहीं जाएगी, और खासकर हमारे जो, हम लोग तो फिर भी मे बी वी आर मोर एनलाइटेंड, बट जो हमसे थोड़ी जो पीछे की जनरेशन है, हमारी मम्मी मौसी जो है, वो शायद तभी जाएंगी जब तकलीफ हो जाए। तो हम क्या ऐसा अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आए, या कुछ लाइट एक्सरसाइजेस जो हम घर पे कर सकते हैं, ताकि हम इसे पास आने से इसे रोक सकें। देखिए, जो मैंने चेंज देखा है पिछले 25-26 सालों में, जो क्लास ऑफ पेशेंट्स है ना, वो चेंज हुए हैं। आजकल महिलाएं बहुत जल्दी डॉक्टर के पास आती हैं, खुद आती हैं या उनके रिलेटिव्स लेकर आते हैं। वो इग्नोर नहीं करते, एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास जब ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमने वीडियो देखा आपका, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, हमने मैगजीन में पढ़ा लेख की इलाज से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना, अवेयरनेस फैलाने की, तो एक एक गांव से अगर एक आदमी ठीक हो जाता है, एक लेडी जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है और घर का काम करने लगती है और बिल्कुल नॉर्मल फील करती है, तो वो फैल जाती है चीज़। अच्छा, आप जाके दिखाओ, ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, और हमारा ये प्रोग्राम भी शायद इसी एक चीज़ को लेकर है। तो जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, मैं कहूँगी कि अगर आप कहीं भी वर्क कर रही हैं, तो 20-25 मिनट के बाद 1 to 2 मिनट्स की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। कुछ ना हो तो आप खड़े होकर और वॉक कर लें, जिस भी जगह आप हैं, फिर अपना काम करने लगें। अगर कॉन्स्टेंटली आप बैठे हैं, कोशिश करें जब चेयर पे बैठते हैं तो पैरों पे पैर चढ़ा के ना बैठें, क्योंकि उससे जो नीचे वाला नी है, वो उस पे स्ट्रेस पड़ता है, और जो हमारा हिप भी है, वो न्यूट्रल पोजीशन में नहीं होता। जब आप काम कर रही हैं तो आपके दोनों पैर ज़मीन पे होने चाहिए, ये नहीं कि कुर्सी ऊँची है तो वो हवा में लटके हुए हैं। टेबल जो है तो ऐसी होनी चाहिए कि आप उस पे अपने हाथ रख रहे हैं तो हमारी जो एल्बो है वो 90 डिग्रीज़ पे रहे। और तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें। अच्छा, योगा की जैसे आप बात कर रही थी, वो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं जिसे हम सूक्ष्म क्रिया कह देते हैं, जो आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले, और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता अगर आप एक बार सीख लेते हैं उस चीज़ को, और ना किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से बाकी अगर कोई जॉइंट स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज़ है, वो भी सीखी जा सकती है और उसके बाद वो की जा सकती है। और
जॉइंट को न्यूट्रल पोजीशन में रखने की कोशिश करें। जैसे कि हम चेयर पे बैठते हैं तो स्लाउच होके ऐसे करके आगे को झुक के बैठ जाते हैं, तो एक कर्व जो नॉर्मल बॉडी की कर्व, स्पाइन की कर्व है वो डिस्टर्ब होती है। या फिर जब हम हील्स पहनते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि बहुत ज़्यादा हील पहनने की, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो एक्सेस है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। वेट बेयरिंग जो फीट पे एक इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर पड़ रहा होता है पंजे पे, वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, टोज पे शिफ्ट हो जाता है। तो पैर के जो पंजे हैं, आगे की उंगलियां, और जो कहना चाहिए हमारे जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, मतलब एक जॉइंट होता है, उस पे जाके जोर पड़ता है, वहां दर्दें शुरू हो जाती हैं। एंकल में दर्द होने लगता है, काफ मसल में पेन होने लगता है, क्योंकि वो शॉर्टनिंग से शुरू हो जाती है। जो मसल एक पीछे होती है, उसकी जो टेंडन होती है। तो इस तरह की बीमारियों से बहुत हद तक प्रिकॉशन लेके फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 100 कहना चाहिए 150 मिनट्स की इन अ वीक ज़रूर करनी चाहिए। दैट मीन्स 30 डेज अगर आप एक दिन में कर रहे हैं, तो 5 डेज अ वीक कर सकते हैं। कुछ ना तो ब्रिस्क वॉकिंग करें। होता क्या है कि लोग बड़े आराम से बात करते हुए धीरे धीरे गप्पे मारते हुए जा रहे होते हैं, और कहते हैं मैं तो रोज 2 घंटे टहलने जाती हूँ। लेकिन वो टहलना उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि एक ब्रिस्क वॉकिंग। मतलब जब आप चल रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपको थोड़ा स्वेट होना चाहिए, पसीना आना चाहिए, तब पता चलता है कि वाकई कुछ कर रहे हैं। तो छोटी हाँ, छोटी। बिल्कुल। जैसे जैसे कभी किसी मतलब मेरी जो कज़िन्स हैं, किसी को जो गृह लक्ष्मी क्या कहो, गृह शक्ति है, लक्ष्मी नहीं आजकल तो वुमेन हु आर एट होम, स्टे एट होम मॉम, दे गृह शक्ति, पूरे घर के पावर हाउस वही होती हैं। तो उनसे अगर कहो कि चलो अरे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो वो दौड़ दौड़ के ही जाना पड़ता है, तो हो जाता है, वॉक हो जाता है। तो हम यूजुअली इसी तरह कैजुअली ले लेते हैं अपने हेल्थ को। और एक बात मैम, मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि आपने शायद एम्स में ही आर्थराइटिस केयर सेंटर, डे केयर सेंटर खुला है, तो उसमें कितना आप प्रतिशत महिलाएं आती हैं? क्या महिलाओं में इसके बारे में अवेयरनेस अगर फैला हो तो क्या आपने इजाफा देखा है, या क्या रेशियो है मेन वुमेन का, और क्या ऐसे भी इन जनरल, सिर्फ अगर वुमेन की बात ना करें, जो नंबर ऑफ फुटफॉल्स है, जो लोग आते हैं, बढ़ गए हैं? पैंडेमिक में ज्यादा हुआ है, या पैंडेमिक में लोग तो शायद अगर कम भी आ रहे हो, तो पिछले 5 वर्षों का एक ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो क्या आर्थराइटिस के केसेस में इजाफा हुआ है, लोग ज्यादा आ रहे हैं? बिल्कुल। जो हमारे पेशेंट लोड है वो बढ़ा है, मैं कहूँगी एम्स में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब लोगों को अब इतने जल्दी फुल हो जाते हैं सारे अपॉइंटमेंट्स पर्टिकुलर डे के, कि मिल नहीं पाते, तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज डेटा देना तो मुश्किल होगा। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि 20 to 30% वर्कलोड बढ़ा है, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस पेशेंट लोड से। जहाँ तक महिलाओं की बात है, हमारी प्रैक्टिस में 60% जो है वो विमेन होती हैं। वो अलग बात है कि दे आर अकम्पनीड बाय मेन, बट 60% विमेन होती हैं। और हम सब जानते हैं कि महिलाओं में सीरियस प्रकार की गठिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। और जहाँ तक डे केयर सेंटर की आप बात की, वो हमने एक्चुअली 2012 में एस्टेब्लिश किया था एम्स में। इंडिया का ये पहला सेंटर था। अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इसको खोला गया है। तो ये सोच के किया था कि हम बहुत सारी जो फिनेंशियल बर्डन है, और जो हॉस्पिटल पे बर्डन है अदरवाइज, उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे डे केयर में आते हैं, वो इन्फ्यूजन्स लेते हैं, कुछ कीमोथेरेपी लेते हैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत स्पेशलाइज मेडिसिन होते हैं आर्थराइटिस की। तो वो दवाइयाँ आते हैं, लेते हैं डे केयर में, और वापस शाम को चले जाते हैं, उनको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ जॉइंट में इंजेक्शन लगना, कुछ बायोप्सीज करना, हम इवन अल्ट्रासाउंड जो है वो करके सेम डे पेशेंट का वापस भेज देते हैं। तो उनसे बहुत फ़ायदा हो गया है। आप सोचें कि अगर एक दिन के लिए किसी को एडमिट होना पड़े हॉस्पिटल में, तो कितनी मुश्किल हो जाती है। आप कोई भी इमेजिन करके देखिए, एक पर्सन तो एडमिट होता है, उसके साथ साथ 4 लोग और एंगेज हो जाते हैं, और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। जितने ज़्यादा लोग, जितना फुटफॉल ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा, और पेशेंट जो हॉस्पिटल आ रहा है वो भी इन्फेक्शन लेके जा सकता है। तो इस करके हमारे डे केयर से बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है जो हमारे गठिया के पेशेंट्स हैं उनको। चलिए, कुछ लोग जो अगर हैं दिल्ली में, वो डे केयर सेंटर भी जा सकते हैं, तो
पर्पस तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने इसे, खुद में अगर टेंडेंसीज है तो उसको पहचाने और अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लेकर आए। और थोड़ा आर्थराइटिस से अलग है, डॉक्टर कुमार कविताएं भी लिखती हैं, और स्त्री दर्पण मंच अब तक तो मुख्यतः साहित्य को ही समर्पित था। अब हमने इसे साहित्य से बाहर के विषयों को भी हमने लेना शुरू कर दिया है। तो मैम, अगर कुछ समसामयिक, कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां आप प्रस्तुत कर सकें। मैं वैसे, या कभी कभी बैठे बिठाए ऐसे ही कोई ख्याल आए, या फिर कोई ऐसी समस्या सामने आए, या फिर कुछ, अब लगता है मुझे कि मुझे अपनी इस जो एक आदत थी उसको दोबारा से जीवंत करना चाहिए। और ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सोच समझ के मैं लिखती हूँ या बहुत वक्त ऐसे करते हूँ, आप लेकिन बिजी हाँ, हैं, हमें पता है। आपको भी समय निकाल पाना खुद के लिए, बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ वुमन अगेन, पावर हाउस ऑफ द फैमिली, हम जानते हैं कि आपको समय निकालने में मुश्किल होती होगी। या मैं कुछ सुना देती हूँ जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले बस ऐसे ही बैठे बैठे कुछ ध्यान आया और लिख दिया। मुझे नहीं मालूम कि अ, कैसा लगेगा, क्योंकि जिस मंच पे मैं ये सुनाने जा रही हूँ वहाँ से मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे तो एक से एक बढ़कर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। और वो मैं खुद इतनी इम्प्रेस होती हूँ जो नाम है, कभी कुछ नाम मैंने देखे और पता चला। तो मैंने लिखा था कि एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ लोग पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में आए थे, और एक लेडी, उसने अपनी कुछ परेशानी बताई और बोली कि मैं हर जगह भागती रही, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और वो वाकई बहुत तकलीफ में थी, रो रही थी, क्योंकि हम डॉक्टर्स को सिर्फ बीमारियां ही नहीं, उनकी बहुत सारी और भी व्याधियां और भी बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती है। मुझे लगता है कि सुन के उनका मन हल्का हो जाता है, कोई शायद उनकी बात सुनने वाला नहीं है। और वो इसी से, अगर किसी के बात करने से किसी को खुशी मिल जाए, तो इससे क्या ज्यादा कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। तो मैंने लिखा था कि हौसलों की झपकी लगी ही थी कि एक दृष्टि झकझोर गई। हौसलों को झपकी लगी ही थी कि एक दृष्टि झकझोर गई। देखा तो कुछ शब्द तैर रहे थे। मैं अनपढ़, निरीह, अकेली, फिर भी खड़ी। और तुम? थोड़ा वक्त लगा पकड़ने में, अंततः सार था कि बेगैरत बूंद में नहीं, समुंदर में डूबते हैं। शब्द विलुप्त होते जा रहे थे और हौसले बुलंद। आखिर समुंदर लाने की जो बात थी, बस इतना। ये अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे ही लिखा था। बहुत ही मुझे अच्छी बात। महसूस हुआ कि अ, या बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, और सबसे एक हौसला अफ़ज़ाई, और हमें औरतों में कभी पहले, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। पहले होता था कि हम, मुझे याद है स्कूल में होते थे तो एक बार टॉपिक मिला था कि औरतें ही औरतों की शत्रु हैं, ऐसा कुछ टॉपिक मिला था। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा क्यों है? फिर जब मैं कॉलेज में गई, मैंने वहाँ भी ये टॉपिक सुना ऑप्शन में, तो मुझे लगता था, पहले लगता था कि बस ये सीरियल्स जो टीवी सीरियल्स हैं जो, उसमें ही ये बात होती है। लेकिन हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम एक दूसरे की पीठ पर खड़े हैं, सहारा बनकर खड़े हैं। इमोशनल हो, फिनेंशियल हो, फैमिली, हमारे रिलेटिव्स हो, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो हम सभी एक दूसरे के लिए हैं। और वो शायद अब पुरानी बात हो गई जब एक औरत ही औरत के पैर खींचने के लिए खड़ी रहती थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप साहित्य दर्पण के मंच पर आई। आपने इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत चीज़ें मुझे भी नहीं पता था। मुझे याद है करीब 5 साल पहले मेरी एक कोलीग थी, 35 की रही होंगी उस वक्त, तो उनके जॉइंट में पेन था। अब मुझे नहीं मालूम कौन सा किस्मत है, मतलब मुझे लगा इतनी कम उम्र में इनको गठिया हो गया।
क्योंकि मेरी जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग इतनी सी है कि गठिया है ये, तो जो और मुझे लगा ये कुछ वो है जो हम लोग विज्ञापन में देखते हैं, किसी बूढ़े बुजुर्ग को अचानक से जॉइंट पेन हो गया, उन्होंने आयोडेक्स लगाया कुछ, तो मेरी समझ में थी कि इतनी कम उम्र में इनको कैसे हो गया, तो बहुत फिट एंड फाइन दिखती हैं। तो उस वक्त तो खैर इस पर सोचने का समय नहीं मिला था, पर अब जब मैं भी एक मार्केट में आ गई हूँ और कुछ कुछ चीजें मतलब मेरे साथ भी, मेरे शरीर ने भी कहीं कहीं दस्तक देना शुरू कर दिया है कि मुझे स्वास्थ्य को और सीरियसली लेने की जरूरत है, तब मैं रियलाइज कर पा रही हूँ कि कितनी जरूरत है हमें अपने स्वास्थ्य पे, अपने शरीर पर ध्यान देने की। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी जो भी ये कार्यक्रम देखेंगे वो खुद पर ध्यान देंगे, और रही आर्थराइटिस की बात, और यही नहीं हर हर बीमारी को लेकर अपने आप में एक सचेत रहेंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका अपने पाँव पर मजबूती से खड़े रहना। तो इसके लिए ध्यान दें। आप आई मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्त्री दर्पण मंच की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और उम्मीद है कि हम कभी फिर किसी और टॉपिक पे भी मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्त्री दर्पण मंच पे बुलाने के लिए, और आई फील ऑनर्ड ऑनेस्टली। Pleasure is all ours, ma'am. Thank you so much.